कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज के ऊपर। और आज हम करेंगे जून 2011 में जो पेपर आया है UGC नेट का वो। इसके अंदर मिलेंगे हमें 50 क्वेश्चंस। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडारण का साक्ष्य पाया गया है? तो ये है लोथल। अगर यहाँ धौलावीरा दिया गया होता तो धौलावीरा इसका आंसर होता, क्योंकि धौलावीरा के अंदर क्या है, कुछ ऐसी वहाँ पे एक संरचना पाई गई है जहाँ पे जल भंडार का यानी कि बांध वगैरह का कुछ वहाँ पे ऐसा मिलता है। लेकिन लोथल में क्या है, गोदीवाड़ा मिलता है। तो यहाँ आप पढ़ सकते हो कि ये लोथल जो है खंबात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के ऊपर है। और गोदी का यहाँ साक्ष्य मिलता है गोदीवाड़ी का, यानी कि यहाँ बंदरगाह होने के संकेत मिलते हैं जहाँ जहाज़ वगैरह रुकते थे। तो निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? तो ये थे महेंद्र लाल सरकार। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है 2020 के अंदर। इसका टाइम पीरियड पूछा गया था 1875-76 कुछ इसके डेट है। तो और ये आप यहाँ देख रहे हो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये डिटेल दी गई है। जो जेसी बोस है वो ये कैस्कोग्राफ की खोज इन्होंने की थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और मेघनाथ साहा ने की थी 1920 के अंदर। थर्मल आइनाइजेशन ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है ये। और होमी जहांगीर बाबा ने की थी भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित लगाना है दोस्तों कालक्रम के अनुसार। अगर ऋग्वेद देखते हैं तो ये सबसे प्राचीन रचना है और ये आएगी फर्स्ट पर। इसकी रचना हुई है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद आएंगे त्रिपिटक जिसकी रचना हुई है 294 ईसा पूर्व, ये आएगा सेकंड नंबर पर। और इसके बाद आएगा अर्थशास्त्र जो 300 ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई, ये है मौर्यों के टाइम में। और इंडिका इसकी रचना हुई 302 ईसा पूर्व। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इनकी रचना का टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। ईसा पूर्व में हम बात करते हैं तो यहाँ कम ज़्यादा को हमें पता ही है कि ईसा पूर्व में किस हिसाब से हमें इसको मैनेज करना होता है। और यहाँ पे जो स्थल हैं ये कहाँ से रिलेट करते हैं, किस नदी के ऊपर हैं ये? तो ये देख रहे हैं सिंधु के ऊपर है दोस्तों मोहनजोदड़ो, रावी नदी के ऊपर है हड़प्पा, रोपड़ जो है सतलुज नदी के ऊपर पंजाब में पड़ता है ये, गग्गर कालीबंगा जो कालीबंगा राजस्थान। और ये सुमेलित कर रहे हैं कि कौन सी सभ्यता या कहाँ से क्या मिला है। जो कार्नेलियल बीड मिला है वो मिला है हड़प्पा से। ताम्र मिलता था राजस्थान से, यानी कि तांबा मिलता था राजस्थान में। अरिक मेडू है बंदरगाह। ताम्रलिपि भी एक बंदरगाह है और ये बंगाल के अंदर है। और यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये बुक्स के नाम हैं, बुक्स को करना है मैच। डेविड ऑर्नोल्ड की है दी कांग्रेस इन तमिलनाडु। और डेविड लुडेन की है एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। और डेविड जो पेज हैं इनकी रचना है दी ल्यूड टू पार्टीशन। सी ए बेली की है दी लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ऋग्वेद में पंचजन्य किसे द्योतित करता है? तो ये करता है आर्य की 5 जनजातियों को। ए इसका आंसर रहेगा। आप यहाँ पढ़ सकते हो जो ये 5 कबीले दिए गए हैं, अनु, द्रुहा, पुरु, तुर्वस, यदु, ये 5 कबीले थे, यानी कि जनजाति भी थी। कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो ये है 4 यानी कि 4 कारण ऋग्वेद में दिए गए हैं जो कृषि को बढ़ावा देने के मुख्यतः कारण थे। कृष, उदर और धान्य वृष्ट, यानी कि इन 4 जो वर्ड मिलते हैं ऋग्वेद के अंदर, इनसे हमें पता चलता है कि कृषि उस टाइम में होती थी। तो ऋग्वेद के अंदर क्या है, 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख है। सिंचाई का उल्लेख भी श्लोकों के अंदर, प्रवृत्ति श्लोकों के अंदर मिलता है। यानी कि जो बाद की रचनाएं हैं, यानी कि 2 से जो 7वें 2 हमें पता है कि 2 से लेके जो 7 मंडल तक हैं ये सबसे प्राचीन है। और पहला और 9वां, 8वां, 9वां और 10वां जो है ये प्रवृत्ति काल के यानी कि बाद के माने जाते हैं, कि ये बाद में इसमें जोड़े गए हैं। भारत में सोने के सिक्का जारी करने वाला पहला राजा कौन था? तो ये था विम कदफिसस। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए थे और ये थे कुषाण वंश के। आप इनकी डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो। और विम कुषाण वंश का शासक था, स्वर्ण सिक्के और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया।
और जो इसके सिक्कों के ऊपर मेन बात यह है कि शिव की, नंदी की और त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया? दोस्तों ये था रुद्रदमन, और सबसे पहले ये अभिलेख संस्कृत में मिलता है रुद्रदमन का। और यह सबसे पहला इसका जो टाइम पीरियड है 150 ईसा पूर्व, काठियावाड़ में यह अभिलेख हमें मिलता है। और इसमें सुदर्शन झील का भी जिक्र मिलता है, और इसने बांध बनवाया ये भी जिक्र मिलता है। अशोक का नाम भी इसके ऊपर मिलता है, और 3 बार इसकी मरम्मत हुई तो वो भी उल्लेख है। और इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ये भी इसके अंदर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है? तो ये करता है प्रांत। भुक्ति बोलते थे उस टाइम में प्रांत को। तो आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो कि जो शासन करता था भुक्ति के ऊपर उसको दंडिक कहते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वर्ड। और इसकी नियुक्ति जो थी सम्राट करता था। और उपरिक्त जो पद था, यानी कि उपरिक्त पद प्राय राजा या राजकुल से संबंध लोगों को ही प्रदान किया जाता था। भुक्ति के शासन की नियुक्ति जो थी, जो शासक होता था वो 5 वर्ष के लिए उसकी नियुक्ति होती थी। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात थी दोस्तों। और यहाँ पे कथन कारण से क्वेश्चन आया है, निषाद जो मूलतः आदिवासी थे बौद्ध मतावलंबी के लिए अछूत थे। तो निषाद जो मूलतः आदिवासी थे तो बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो बौद्ध जो है, बौद्धों के अंदर कोई अछूत वगैरह नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सही दी गई है कि निषादों को, ये जो आदिवासी थे उनको ये बौद्ध मतावलंबी भी अछूत मानते थे, ये सही दिया गया है। यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा आर, क्योंकि यह आरंभिक ब्राह्मण विधि इससे साम्य नहीं रखता। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हो कि जो निषाद आदिवासी थे बौद्ध मतावलंबी के लिए अछूत थे, क्योंकि निषाद जो थे इनका मुख्य कार्य शिकार था, और जिससे क्या थी, जीवों की हिंसा होती थी। और बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध थी। बिल्कुल जनमन तरीके से यहाँ बताया गया है कि इनको क्यों यानी कि अछूत माना गया है निषादों को। बिल्कुल आप इसको अच्छे से डिटेल को याद रखना। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं के मनोवृत्ति से साम्यता नहीं रखता था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के अंदर अलग विधि और अलग विधियाँ और अलग थोड़ा पैटर्न था, लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा नहीं था। नेक्स्ट देखिए, ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलया उपद्वीप में भारत ने अनेक राज्यों की स्थापना की। तो पहले हमें ये देखने होते हैं ये सही है या नहीं। तो ये यहाँ सही बात कर रहा है कि ईसा की 5 शताब्दियों में मलया उपद्वीप में भारत ने अनेक राज्यों की स्थापना हुई। तो ये बिल्कुल सही बात है। पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। जो पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं उनसे समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। तो ये बात भी सही है, लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा आएगा बाद में। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा इसके यानी कि कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो काल के अनुसार लगाना है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको लगाते हैं तो सबसे पहले आएगा भट्टी, ये फर्स्ट पे आएगा। इसका टाइम पीरियड जो है 6ठी शताब्दी का पूर्वार्ध, यानी कि 6ठी शताब्दी के पहले उसमें हुआ है ये। और तो माघ आएगा, वो आएगा सेकंड पे, और ये हुआ है 675 ईस्वी के आसपास। और थर्ड पे जो आएगा वो आएगा 12वीं 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा 7वीं सदी का पूर्वार्ध, ये टाइम पीरियड है 12वीं का। थर्ड पे आएंगे श्री हर्ष जो है, ये 12वीं सदी ईस्वी में आएंगे, ये फोर्थ पे हैं। और 12वीं को हम देखते हैं अगर, ये सिंह विष्णु के टाइम में, मुझे लगता है कि सिंह विष्णु के टाइम पीरियड में था। और 555 वगैरह कुछ, शायद 655 वगैरह, आप इसको देखना अच्छे से इसके बारे में भी। और इनको भी काल के अनुसार यानी कि इनके काल क्रम के अनुसार लगाना है। तो फर्स्ट पे जो आएगा वो आएगा धर्मपाल, सेकंड पे जो आएगा वत्सराज, और उसके बाद जो थर्ड पे आएगा वो आएगा महिरभोज। महेंद्र पाल हुआ है इनके बाद में। आप इनका टाइम पीरियड यहाँ देख सकते हो, धर्मपाल का टाइम पीरियड दिया गया है। इनको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो गणतंत्र है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में था, क्योंकि वज्जी जो था, वज्जी संघ वगैरह, तो ये उस टाइम के गणराज्य ही थे। उत्तरकाली जो पालिसवेयर जो है, ये इसके यहाँ ऑप्शन ऊपर देखते हैं, इसका जो मैचिंग में मिलेगा इसके
तो हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कि जो उत्तरकालिस ये गांगे मैदान में था और गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। और शाक्य जो है कपिलवस्तु के शाक्य थे, यानी कि शाक्य कपिलवस्तु में निवास करते थे। तारीख फिरोजशाही का लेखक कौन है? तो ये है शम्स सिराज अफीफ। और ये क्वेश्चन आया है 2-3 बार नेट के एग्ज़ाम में। और ये यहाँ पढ़ सकते हो कि ये दरबारी इतिहासकार थे। और ये आप यहाँ पढ़ सकते हो कि अमीर खुसरो की रचना तुगल का नामा और किरानुद्दीन में मुतुल के काल विवरण का उल्लेख है। अमीर हसन आला सिज्जी जो है द्वारा संकलित कृति फ़वायद उल फ़वाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, आपको नाम याद रखना है इसका। फ़वायद उल फ़वाद जो है अमीर हसन सिज्जी की है। निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? तो ये है शेख निज़ामुद्दीन औलिया के विचार इस बुक के अंदर मिलते हैं। जो उन्होंने किया और जो उन्होंने बोला तो वो इसके अंदर मिलता है। यह आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो। सूफी शब्दावली के अंदर विलायत का क्या अर्थ होता है? तो ये इसको आध्यात्मिक क्षेत्र बोलते हैं विलायत को। तो जहाँ सूफी संत आराधना करते हैं और साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। और इनके निवास स्थल जहाँ पे सूफी रहते थे उनको बोलते थे खानकाह। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था। तो दोस्तों उसने सबसे पहले जब राजा बनता है तो उसने 12 अध्यादेश पारित किए थे। तो वो 12 के 12 हमें पता होने चाहिए। और 10वां जो संबंधित रखता है, 10वां जो था वो था राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज वो करेगा। तो ये आप यहाँ पर डिटेल पढ़ सकते हो। उसने आगरा के किले में अपना राज तिलक किया था और गाजी की उपाधि भी उसने धारण की थी। और 12 राजाज्ञा उसने जारी की थी जो आईने जहांगीरी में लिखी हुई हैं। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी सम्राट शाहजहाँ ने। और जामा मस्जिद की नींव शाहजहाँ ने रखी थी। 6 अक्टूबर 1650 में निर्माण पूरा हुआ। 56 में यानी कि 6 साल में इसका निर्माण हुआ। आपको चीज़ें ऐसे याद रखनी है। यह मस्जिद पूर्णतः क्या है? लाल बरुआ पत्थरों से बनाई गई है। और मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके चारों ओर जो है 4-4 मंजिला मीनारे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डिटेल है। अमीन के पद का सृजन किसने किया? तो ये किया था शाहजहाँ ने। अमीन जो पद था शाहजहाँ ने बनाया था। और अमीन इसके बारे में पढ़ सकते हो कि ये प्रगनों में राजस्व के निर्धारण के लिए, जो प्रगनों के अंदर राजस्व का निर्धारण करने के लिए अमीन की नियुक्ति की जाती थी। और यह सिकदार जो था प्रगने का क्या होता था? मुख्य अधिकारी होता था। और प्रगने का खजांची जो था फौजदार को कहते थे। तो उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का प्रथम स्थान है। तो ये तो बिल्कुल बात सही है क्योंकि ये मेन शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जो गौरी इनको हराता है सेकंड युद्ध में, तराइन की लड़ाई में। पहले युद्ध में ये पृथ्वीराज तृतीय जीतते हैं, सेकंड युद्ध में ये हार जाते हैं। हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं। ये सही है। और कारण देखें दोस्तों, कारण बिल्कुल सेटिस्फाई करता है क्योंकि जब हमें ये चीज़ मिली है तभी हम ऊपर वाली बात कह सकते हैं, क्योंकि हमें स्रोतों के अनुसार इस चीज़ का पता चला है तो तभी हमने ये ऊपर वाली बात बोली है। तो इसका डी आंसर है और व्याख्या भी ये सही करता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। और ये इनको मैच करना था। निजाम शाही अहमदनगर के अंदर स्थापित हुई थी और कुतुब शाही हुई थी गोलकुंडा के अंदर, इमाम शाही हुई थी बरार के अंदर और आदिल शाही हुई थी बीजापुर के अंदर। और बरार ऐसा स्टेट था जिसने जो रक्षी तांगड़ी का युद्ध हुआ था या तालीकोटा युद्ध 1765 बोलते हैं जिसको, उसमें बरार ने भाग नहीं लिया था। ये आपने याद रखना है, बरार उससे बाहर था। निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो है सही है? यानी कि सूबों की संख्या सुमलित नहीं देखनी है हमने, यानी किसके सूबे की संख्या किसके दौरान कितनी थी। तो यहाँ गलत दी गई है शाहजहाँ के टाइम में, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम में थी ये 18 संख्या थी सूबों की। और औरंगजेब के टाइम में ये 24 हो गई थी। जैसे गोलकुंडा और जो एक और स्टेट थी वो लास्ट में 1686-87 में जीती गई थी। गोलकुंडा और बीजापुर को लास्ट में इसने जीता था। जहांगीर के टाइम में 17 थे, अकबर के टाइम में 15 थे। तो ये आपको याद होने चाहिए सारे के सारे किसके टाइम में कितने स्टेट थे, सूबे थे। और ये आए हैं यात्री, कौन किसके टाइम में आया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी, तो इनको हमें याद रखना चाहिए। जो निकोल कोंटी आया था वो आया था देवराय प्रथम के टाइम में। और डोमिंगो जो पायस आया था वो आया था कृष्ण देव राय के टाइम में। और जो फर्नांडो जो नूनिज आया था ये आया था अच्युत राय के टाइम में। और अब्दुल रज़ाक आया था कृष्ण देव राय सेकेंड के टाइम में। तो ये थी इनकी मैचिंग।
और आप यहाँ डिटेल इनकी पढ़ सकते हो। और ये हैं, इनको भी काल अनुक्रम के अनुसार लगाना है कि कौन सा किस टाइम पे बना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बना है हुमायूं का मकबरा सबसे पहले। तो ये बना है 65 और 70 के बीच, 1570 के बीच में। एतमादुद्दौला का मकबरा बना है 1626 में सेकंड पे। ये बनवाया था नूरजहान ने, और ये था इसका बाप एतमादुद्दौला जो था। ताजमहल बना था 1631 से लेके 1653 के बीच, तो ये थर्ड पे आएगा। फोर्थ पे बना है आसफ़ खान का मकबरा, यानी कि आसफ़ खान का मकबरा, ये बना है 1636 से लेके 45 के बीच में। और इनको बुक्स को मैच करना है। खफ़ी खां की है मुंतखब उल लुबाब, अहमद लाहौरी की जो है बादशाह नामा, बरनी की है तारीख़ फ़िरोज़शाही, अबुल फ़ज़ल की है अकबरनामा। तो आप इससे इसको मैच कर सकते हो। और अकबरकालीन निम्न घटनाओं में से कौन सा जो युगम है सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जो नहीं है वो देखते हैं एक बार। तो मेड़ता का यानी कि मेवाड़ को जीतना ये था 1562 में, ये बिल्कुल सही दिया गया है। और आपको ये चीज़ें ऐसे ही याद करनी है दोस्तों जैसे ये दी गई हैं। और असीरगढ़ का जो घेरा डाला था ये 1601 में इसकी अंतिम विजय थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोंडवाना विजय इसने 64 में की थी, बिल्कुल सही दी गया है। उड़ीसा की विजय दोस्तों यहाँ गलत दी गई है, ये 1592-91 में इसने की थी, तो ये इसका आंसर है सही। और यहाँ पे जो न्यूज़पेपर वगैरह आए हैं ये किस कौन सा किसका है, तो यानी कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया, ऐसा कह लीजिए इस चीज़ को। तो नेहरू जो थे पंचशील सिद्धांत से संबंधित हैं। गांधी जो है गांधी ने हरिजन शब्द की यानी दिया था इन्होंने। तिलक हैं स्वराज से, क्योंकि इन्होंने 4 चीज़ें स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा, और 2 और हैं दोस्तों जो इन्होंने दिए हैं, तो अभी मुझे वो याद नहीं आ रहे नाम। तो नरोजी ड्रेन, यानी कि ड्रेन जो इन्होंने थ्योरी दी थी जिसमें धन का निर्गमन यानी कि अंग्रेज कर रहे थे, कुछ ऐसी थ्योरी थी वो, ड्रेन ऑफ वेल्थ कुछ ऐसा उसको बोला गया है। तो ये था नरोजी की बुक के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? तो बरोच जो था इनका ठिकाना नहीं था, ये इनके ठिकाने थे जो 3 दिए गए हैं पुर्तगालियों के। कोचीन भी था, कालीकट भी था, और कालीकट में तो सबसे पहले आते हैं ये। तो आप यहाँ डिटेल इनकी पढ़ सकते हो। बरोच गुजरात में स्थित एक बंदरगाह थी। बड़ोच की बात कर रहा है ये, बरोच यहाँ गलत लिखा गया है, ये बड़ोच बोलते थे इसको। निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? तो ये तो था दोस्तों मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब बनता है। और मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता, जबकि सिराजुद्दौला अली वर्दी की मृत्यु के पश्चात 1765 में बंगाल का नवाब बनता है। और काल कोठरी की जो घटना है सिराजुद्दौला के टाइम में ही घटती है। और सिराजुद्दौला के बाद जो मीर कासिम और मीर जाफ़र दोनों ये शासक बनते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट पारित होता है, ये होता है 1784 के अंदर। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हो, 1784 में हुआ, और 1858 ईस्वी तक यह विद्यमान रहती है। पिट्स जो एक्ट बनते रहे वो 1858 तक लगे रहे, और यह आप पढ़ सकते हो डिटेल में। कामागाटा मारू पर जो सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी कलकत्ता में। और यहाँ पढ़ सकते हो कि ये गुरदीत सिंह जो था ये इस जहाज़ को लेके आया था। गुरदीत सिंह कामागाटा मारू जहाज़ को जो वैंकूवर ले जा रहे थे, और कनाडा सरकार ने उन्हें उतरने से मना कर दिया और कलकत्ता वापस आ गया, जहाँ यहाँ इनमें संघर्ष होता है। और इसमें से 376 यात्री जो थे। और आप अगर इसके अच्छे से दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हो, अगर आपने पढ़ा होगा, तो जब ये क्रांतिकारी कुछ इनमें से भाग जाते हैं और कुछ पकड़ ले जाते हैं कलकत्ता के अंदर, तो वो भाग करके पंजाब के ज़्यादा थे, तो पंजाब में जब जाते हैं तो उनके लिए गुरुद्वारे भी अनाउंसमेंट करते हैं कि इनको पकड़ लिया जाए, क्योंकि गुरुद्वारों के ऊपर जो था प्रबंध जो भी था उस टाइम में अंग्रेज़ कर रहे थे, यानी कि अंग्रेज़ों के हाथ में मोस्टली गुरुद्वारों का सिस्टम था। तो जनरल डायर वगैरह भी आप उससे रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1950 में योजना आयोग बनता है, जिसको आजकल नीति आयोग बोलते हैं। और ये पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठन हुई थी 1947 में, और समिति की सिफारिश पर इसको 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, और ये गैर संवैधानिक परामर्श निकाय के रूप में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पंचवर्षीय द्वितीय जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है, ये 4 टाइम क्वेश्चन आया है, यानी कि थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन दे देते हैं। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया। तो पहले हमें देखना है ये सही है या नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारी उद्योग ही स्थापित किए गए थे, और 20% जो थी वृद्धि हो गई थी लोगों की आय के अंदर इससे,
जब ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई, और इसका टाइम पीरियड जो है 1956 से लेकर 61 तक है। इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया। इस क्षेत्र में क्या था, आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया, यानी कि आयात बंद कर दिया गया, क्योंकि खुद उस टाइम हम इतनी उस सिचुएशन में नहीं थे कि हम आयात करें, हमें निर्यात की ज़रूरत थी या खुद अपने जो संसाधन हैं उनको विकसित करने की ज़रूरत थी। तो ये दोनों बात सही कही गई है और RA की सही व्याख्या कर रहा है यहाँ पे, यानी कि बिल्कुल इस चीज़ को ऊपर वाली को ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर रहा है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि 3 स्टील के प्लांटों का निर्माण किया गया था और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए मध्य आयोग को सीमित करने के लिए आप पढ़ सकते हो यहाँ पे डिटेल। और इनको दोस्तों काल के अनुसार लगाना है कि कौन सी पहले हुई कौन सी बाद में हुई। तो सबसे पहले हमें पता है कि पानीपत की लड़ाई सबसे पहले पे आएगी, क्योंकि पानीपत की लड़ाई 1526 में होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और जो सेकंड पे आएगा खानवा की लड़ाई होती है, ये भी होती है बाबर व खानवा की लड़ाई हुई थी बाबर और राणा सांगा के मध्य, ये हुई थी लोदी, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। और कन्नौज की लड़ाई होएगी थर्ड पे आएगी, क्योंकि कन्नौज की लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, थर्ड पे आएगी ये। और पानीपत की लड़ाई आएगी फोर्थ पे, यानी कि तीसरी लड़ाई जो हुई थी ये आएगी फोर्थ पे, क्योंकि ये हुई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तो आप इससे इसको मैच कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे ये डेट्स भी इसकी दी गई है। और इनको क्या करना है, इनको लगाना है इनके काल के अनुसार। तो सबसे पहले जो आएगी वो आएगी खजाइन उल फतूह, क्योंकि ये अमीर खुसरो की रचना है और सबसे पहले इनके हिसाब से आएगी जितनी यहाँ दी गई है। वाक़यात मुश्ताक जो आएगी सेकंड पे, ये लिखी गई है जहांगीर के टाइम में। और जो थर्ड पे आएगी ये आएगी तबकात अकबरी, ये आएगी तबकात अकबरी थर्ड पे आएगी। और 4 पे आएगी मासिर ए जहांगीरी, तो ये 4 पे आएगी। ये मुश्ताकी दोस्तों ये जहांगीर नहीं, ये हुमायूं के टाइम की है, मैं इसको थोड़ा जल्दबाजी में बोल गया। ये हुमायूं के टाइम की है और ये अकबर के टाइम में लिखी गई है, और ये जहांगीर के टाइम की है। तो ये इसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हो, और यहाँ पे इनकी डिटेल आप थोड़ी बहुत देख सकते हो। निम्नलिखित संस्थाओं का जो सही कालानुक्रम है ये क्या लगेगा, इसके हिसाब से आपको लगाना है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है, ये 5th टाइम क्वेश्चन आया है यहाँ पे। और इनके अनुसार जो सबसे पहले कलकत्ता मदरसा आएगा, ये फर्स्ट पे आएगा, क्योंकि ये 1781 में बना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का हमें पता है 1784 में बनी है, ये सेकंड पे आएगी। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये 4th नंबर पे आएगा, ये बना है 1800 में। और बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज बना है 1786 में। और दोस्तों ये लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है 2020 में, तो ये उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो पेपर उठा करके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित ग्रंथों का जो है प्रकाशन के अनुसार क्रम क्या है। तो प्रकाशन के अनुसार से अगर इनको लगाए तो सबसे पहले जो आएगी रचना वो आएगी नील दर्पण, ये 1760 में लिखी गई है। और इसके अंदर ही जो कृषक विद्रोह का जिक्र है, जो नील विद्रोह हुआ था, वो इसके अंदर ही मिलता है हमें इसका जिक्र। और सेकंड पे आएगी आनंद मठ, जिसके अंदर वंदे मातरम जिससे लिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था ये, तो ये सेकंड पे आएगी। थर्ड पे आएगी गीतांजलि, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। गोदान आएगी 4th पर, जिसको लिखा है प्रेमचंद ने, काफ़ी मशहूर ये रचना है। आप इनकी डिटेल यहाँ थोड़ी बहुत पढ़ सकते हो कि किसने कौन सी लिखी है। निम्नलिखित कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक चरण क्या होगा। तो सबसे पहले जो आएगा यह आएगा पबाना विद्रोह 1873 में हुआ है ये। और जो सेकंड पे आएगा इसके बाद ये आएगा चंपारण, यानी कि ये आएगा पबाना फर्स्ट पे आएगा, चंपारण आएगा 2 पे, क्योंकि चंपारण जो होता है 1917 में महात्मा गांधी इसमें जाते हैं, तो ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद आएगा मोपला विद्रोह, ये आएगा 3rd पर, क्योंकि ये 1921 में हुआ मालाबार केरल में। एक का आंदोलन आएगा 4th पर, ये इसके मेन थे मदारी पासी, और ये भी 1921-22 में हुआ है। तो इसके हिसाब से आप इसका आंसर कर सकते हो, डिटेल देख सकते हो आप। कृषि के वाणिज्यकरण ने कृषक वर्ग में और भी विभेद कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि वाणिज्यकरण ने कृषक वर्ग में विभेद, यानी कि जब भी जैसे मार्केटिंग होने लगी फसलों की, यानी कि वाणिज्यकरण कर दिया गया फसलों का, नकदी फसलें जिसको बोलते हैं, तो कृषक वर्ग में विभेद कर दिया इसने। कृषि के वाणिज्यकरण से क्या हुआ, कृषि की वृद्धि हुई।
तो ये बात भी बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या जो है सही नहीं दी गई है, यानी कि ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है इस चीज़ की। तो 20 का राइट आंसर रहेगा। आप डिटेल भी यहाँ से पढ़ सकते हो। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया था दोस्तों मैजनी ने यंग इटली का गठन किया था। मैजनी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और आप डिटेल पढ़ सकते हो यहाँ पे। जो 1831 में मैजनी ने इसका गठन किया था यंग इटली का। डेट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और एकीकरण का जो श्रेय है मैजनी, काबूल और गैरीबाल्डी को दिया जाता है इटली के गठन का, यानी एकीकरण का। भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही। तो ये जो बोल रहा है यहाँ पे सही बोल रहा है। कृषक वर्ग में संलिप्तता जो है अलग अलग बनी रही। भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। तो ये बात यहाँ गलत हो गई, क्योंकि भारतीय समाज में जो संरचना जो थी जटिल नहीं थी। यहाँ पे भारतीय कृषि समाज की बात कर रहा है, तो इतनी जटिल यहाँ पे नहीं थी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है। आप डिटेल में यहाँ पढ़ सकते हो जो चीज़ आपको यहाँ दी गई है। मोरलैंड के अनुसार भारत का निर्यात का बड़ा भाग जो था सूती वस्त्रों का था। तो पहले में देखने हैं सही है, तो ये बात मोरलैंड ने सही बोली है उसकी बुक के अंदर। तो ये अनुसार भारत का निर्यात क्या था? बड़ा भाग जो सूती वस्त्रों का था, ये बिल्कुल सही है। और बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही बोली है। अगर हम कारण देखें, यानी कि मोरलैंड को छोड़ दें, तो बाबर ने भी इसका उल्लेख किया है, क्योंकि ये सूती वस्त्र का जो व्यापार है ये बहुत पहले से ही होता आ रहा है। इंडिया से ही कपड़े बाहर जाते थे, क्योंकि भारत सूती वस्त्रों का गढ़ था। यहाँ के कपड़ा जो था बहुत अच्छा था और व्याख्या भी ये बिल्कुल सही की है इस चीज़ की। तो काबुल यहाँ आप पढ़ सकते हो कि ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि काबुल जो था भारतीय सूती वस्त्रों के लिए एक बड़ा केंद्र था। और इनसे मैच करना है किसने किस सिद्धांत का दिया है। तो समाजवाद का हमें पता है कि जो समाजवाद की बात करता है ये करता है समाजवाद की बात एफ एंजल्स ने की है। कार्ल मार्क्स भी इनके साथ थे। और रूसो करता है जर्नल विल की बात। और एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की बात कही है। ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, थर्ड टाइम भी ये यहाँ पे आया है। मार्क जो ब्लॉक है वो सामंतशाही की बात करते हैं, यानी कि ऐसा इन्होंने सिद्धांत वगैरह दिए हैं। ये आया है दोस्तों एक पैराग्राफ, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर भी बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसको पॉज करके सारे के सारे को आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है। मैं इसको नहीं पढ़ रहा ताकि वीडियो हमारी लंबी ना बने, और छोटा सा ही पैराग्राफ है, इसको 5 मिनट में आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसके अंदर से ये क्वेश्चन आया, नीति के साथ भेंट किसे इंगित करता है? ये करता है भारत की स्वतंत्रता को, क्योंकि ये नेहरू ने अपने प्रथम जो भाषण हुआ था इनका आधी रात को इन्होंने जब दिया था, ये 14-15 अगस्त को जब भी भारत आज़ाद हुआ था, तो ये स्टार्ट उन्होंने इससे किया था। आप ये इसके बारे में डिटेल में दिया गया होगा, ये आप पढ़ सकते हो। साम्यवादी नारा क्यों असफल रहा? क्योंकि यह भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था। ये भी बिल्कुल बात सही दी गई है, क्योंकि साम्यवादी नारा इसलिए सफल रहता है क्योंकि ये भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था। कि 1948 और 51 में कम्युनिस्टों ने अपनी कीमत पर जाना की है आज़ादी झूठी है, और ऐसे नारे लगाए इन्होंने, और इसमें कोई दम नहीं है। कम्युनिस्टों ने ऐसे नारे लगाए थे भारत के आज़ाद होने के बाद। भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप कैसे उभर कर सामने आया? तो ये आया प्रजातांत्रिक सरकार तथा नीति के विकास के माध्यम से। ये पैराग्राफ के क्वेश्चन हैं। पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें दी गई है। स्वतंत्रता भारत का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ? तो ये हुआ भारतीय राज्यों तथा अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के द्वारा। ये भी पैराग्राफ का क्वेश्चन है। दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, और लगभग हमारे सारे पेपर मैंने यहाँ डाल दिए हैं आपके लिए। अगर आपको वीडियो लाइक आती है तो, यानी कि आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।